आज स्टार्ट करेंगे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आरजीपीवी में ये लगातार आ रहा है। इसका स्टेटमेंट है कि द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड एफ ओवर एनी क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू the volume integral of the divergence of the vector field over the volume enclosed by the surface S। थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको समझना, इसको याद करना। इसे हम मैथमेटिकल टर्म में याद करेंगे। इसको याद रखने के लिए हम मानते हैं कि कोई एक वेक्टर फील्ड है F, ठीक। तो ये कि पहला लाइन है द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ। एक वेक्टर फील्ड है एफ, मतलब इससे फ्लक्स पास होता है, तो ये बन गया एक वेक्टर फील्ड एफ, ठीक बात है। इसके बाद बोला ओवर एनी क्लोज सरफेस एस, इसमें ओवर एनी क्लोज सरफेस एस। तो ये जो वेक्टर फील्ड है ये इसका एक क्लोज सरफेस है जिससे बना हुआ है, और उसे हमने कहा क्लोज सरफेस डी एस। अगली लाइन क्या बोलती है, is equal to the volume integral, ओके, is equal to the volume integral में हम कितना का यूज़ करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल यूज़ करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ये हो गया, ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, ऑफ द डाइवर्जेंस, और वेक्टर फील्ड क्या है एफ, ठीक, यहाँ तक हो गया। ओवर द वॉल्यूम, ओवर द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने क्या लिया डी वी, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस। तो ये सरफेस एस तो है, लेकिन इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस, इसके लिए हमने क्या किया, इसमें सरफेस इंटीग्रल लगा दिया। अब क्लियर है कि किसी वेक्टर फील्ड जो कि किसी सरफेस के साथ बंधा हुआ है, ये इक्वल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल के, जो कि किसका वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड एफ, ठीक है। कैसे, ओवर द वॉल्यूम डी वी, और ये ओवर द वॉल्यूम कहाँ पर है, जो कि क्लोज सरफेस डी एस के साथ होगा, ठीक है। अब इसे प्रूफ करने की बारी आती है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक सरफेस बना लिया। हमने कहा ये एक सरफेस है एस, ठीक है, और एक्चुअल में ये सरफेस एस इनक्लोज किसको कर रहा है, वॉल्यूम वी को कर रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि लेट अस कंसीडर द फाइनाइट वॉल्यूम वी of any surface S enclosed। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है। हमें नहीं पता कि इस रीजन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, पर ये ज़रूर पता है कि जब इससे फ्लक्स पास होगा तो ये एक वेक्टर फील्ड की तरह काम करेगा। हमें ये भी नहीं मालूम है कि फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, लेकिन हमें मालूम है कि इसके कारण से जो फील्ड बनेगा वेक्टर फील्ड, वो बनेगा एफ, ठीक। तो अगर एफ वेक्टर फील्ड बन रहा है तो हमने इसका एक डायरेक्शन बताया कि ये वेक्टर फील्ड है एफ, तो इसका डायरेक्शन कितना है, एफ है। तो यदि इससे 5 फ्लक्स पास होता है तो जितना फ्लक्स पास होगा उतना ही क्या होगा, फील्ड डेवलप होगा। और फील्ड कैसे बन रहा है, फील्ड है एक सरफेस से इनक्लोज्ड, तो हमने कहा सरफेस है तो यहाँ सरफेस इंटीग्रल लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए इस रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब इस सेम रीजन को हमने यहाँ पर क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये बन गया S1 और ये बन गया S2, ठीक बात है। यहाँ का पर वॉल्यूम बन गया इसका V1, इसका वॉल्यूम कितना बन गया V2। फ्लक्स अभी टोटल 5 पास हो रहा था, अब यहाँ से फ्लक्स जो पास होगा, डायरेक्शन तो फील्ड का सेम रहेगा, उसी डायरेक्शन में ये रहेगा 5 है। इस फील्ड का भी डायरेक्शन हमने बांटा है फ्लक्स को, मीन्स जैसे एक दरवाज़ा है, दरवाजे को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन जो हवा का होगा वो तो सेम ही रहना है। तो ऐसे ही ये फ्लक्स भी 5(1) और 5(2) में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा, मीन्स फील्ड का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस
सेम इक्वेशन की तरह हम 5 1 5 2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने 5 1 के लिए इक्वेशन लिखा सेम मैनर में। 5 1 इज इक्वल टू सरफेस S1 F इंटू क्लोज इनक्लोज बाय द सरफेस S1। और 5 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 5 2 के लिए हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल S2 F इंटू DS2, राइट। अगर हम टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस S की बात करें तो टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द S phi which is equal to phi 1 plus phi 2, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं phi कितना है हमारे पास? सरफेस इंटीग्रल S F इंटू डी एस, इक्वेशन नंबर 1 बताता है। और यहाँ पर अभी हमने निकाला है इनके लिए वैल्यू, तो ये कितनी हो गई है? ये है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल S F इंटू DS1 प्लस सरफेस इंटीग्रल F इंटू DS2। ठीक बात है? ओके। अब हम क्या करते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इस सेम सरफेस को 2 पार्ट में नहीं, हम यहाँ पर इसको n पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हमने इसको n पार्ट में डिवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, इक्वल n पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। इक्वल n पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने कहा ये है जी S1, इसका वॉल्यूम V1, ये जी S2, इसका वॉल्यूम है V2, ये है जी S3, इसका वॉल्यूम है V3, यहाँ पर है SI और ये है VI एंड सो ऑन। ठीक है, ऑब्वियसली इससे जो फ्लक्स होगा डिवाइड होकर जा रहा है, तो यहाँ से डायरेक्शन सबका सेम रहेगा। यहाँ रहेगा, यहाँ से जो फ्लक्स जाएगा ये रहेगा phi 1, यहाँ से जो पास होगा दिस वन इज़ phi 2, यहाँ से जो जाएगा ये होगा phi 3, यहाँ से जो जाएगा वो कहलाएगा phi I। तो टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस S इज इक्वल टू phi, और phi इज इक्वल बनेगा phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस दैट डैश, और लास्ट में हमने लिखा phi I। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब इन सब के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन में हर किसी की वैल्यू लिखते हैं, तो phi बराबर किसका होगा? डबल इंटीग्रल S, इस फील्ड के बारे में लिखें तो फील्ड हमारी सेम है, छोटा सरफेस आएगा DS1। phi 2 के बारे में लिखें तो डबल इंटीग्रल S2, दिस वन इज S1, यहाँ पर आएगा फील्ड इज सेम, डायरेक्शन क्योंकि फ्लक्स का सेम है तो फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा DS2। थर्ड के लिए लिखें तो चूँकि phi 3 यहाँ से निकल रहा था फ्लक्स, तो ये थर्ड सरफेस है लेकिन फ्लक्स की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा F। और यहाँ पर सरफेस कितना कर लिया हमने? DS3। एंड लास्ट में आयत के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस लाइन इंटीग्रल SI F DSI। ठीक है, चूँकि अगर हम देखें तो यहाँ पर हर जगह क्या है? प्लस 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 प्लस। ठीक, इन सबको हम समेशन में लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, इसको पूरे को हम समेशन लिख सकते हैं। समेशन I इज इक्वल टू 1 to n सरफेस इंटीग्रल S I F इंटू DSI। ठीक है,
ओके, अब हम क्या करें, हमको फाई की वैल्यू मालूम है, इंटीग्रल के फॉर्म में हम फाई की वैल्यू लिख लेते हैं। फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने निकाली थी। फाई बराबर कितना होता था, एस एफ इंटू डी एस, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को वी आई से मल्टीप्लाई और वी आई से डिवाइड कर देते हैं। मतलब इस साइड पर हमने क्या किया, वी आई से मल्टीप्लाई और वी आई से डिवाइड किया। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन वी आई से मल्टीप्लाई किया और वी आई से डिवाइड किया, और बाकी टर्म ने वैसे इक्वेशन में लिख ली, एफ इंटू डी एस। यहाँ पर सेम चल रहा है, एफ इंटू डी एस और ये एस। ठीक बात है। अब हमने जब आपसे डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, सॉरी डाइवर्जेंस पढ़ा था, तो डाइवर्जेंस में हमने उसकी इक्वेशन, ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से एक इक्वेशन सेट की थी, और इस इक्वेशन में हमने लिखा था कि किसी फील्ड का जो डाइवर्जेंस है, सपोज हमारे पास वेक्टर फील्ड एफ है, तो इसका जो डाइवर्जेंस है उसे हम लिख सकते हैं द लिमिट वॉल्यूम टेंड्स टू 0 सरफेस इंटीग्रल एफ इंटू डी एस, चूँकि यहाँ पर अपॉन वी, राइट। ठीक बात है। तो यहाँ पर भी हम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हम फाइनली वही चीज़ दिख रही है कि एफ डबल इंटीग्रल इंटू डी एस आई वी आई। यहाँ पर देखने वाली बात है कि आई इज इक्वल टू 1 टू एन है, तो यहाँ पर भी आई इज इक्वल टू 1 टू एन होगी, यहाँ पर भी आई इज इक्वल टू 1 टू एन होगी। हम यहाँ पर nth की बात करें, दैट मीन्स कंप्लीट सरफेस। अगर हम nth की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट सरफेस होता है। कंप्लीट सरफेस कितना होता है, s, और वॉल्यूम कितना बनता है इसका, v। तो यहाँ पर वही चीज़ है, कंप्लीट सरफेस i इज इक्वल टू 1 टू n मान लिया, तो ये हो जाएगा s और v। हम यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 टू n दोनों को सेपरेट करते हैं पहले, तो लिख सकते हैं इसको समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 और वी आई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन डबल इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी एस आई अपॉन वी आई। ठीक बात है। तो बाय द डेफिनेशन, अगर हम बाय द डेफिनेशन इसको सॉल्व करें तो इस प्लेस पर हम लिख सकते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन वी आई, दिस थिंग ओवरऑल इज डाइवर्जेंस ऑफ क्या, एफ, राइट बेटा, ओके। और राइट हैंड साइड तो हमारा चल ही रहा था एफ इंटू डी एस एस, राइट। यहाँ पर भी एस एफ इंटू डी एस, ठीक है। अब ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म, ये कहलाती है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन वी आई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो समेशन मतलब इन सब का प्लस करना है, लेकिन ये जो सरफेस है इसकी बाउंड्री देखिए, ये रैंडम है, ये एक जैसे नहीं है। इसके अंदर को हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए हमने यहाँ समेशन लिया। बट यदि हम इसके सरफेस को पूरा समअप करना चाह रहे हैं, पूरा आउटर में समअप करना चाह रहे हैं, तो हम समेशन की जगह पर क्या लेंगे, ऐड करने के लिए वॉल्यूम लेंगे, सॉरी तो इंटीग्रल लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो इंटीग्रल आएगा वो किस में टर्न हो जाएगा, वॉल्यूम में। तो समेशन वी आई को हम लिख सकते हैं डी वी। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस टर्म इन इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 2 में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास अब इक्वेशन बनेगा एस एफ इंटू डी एस
इज इक्वल टू, दिस इज़ द वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ पर हमने पुट किया, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है हमारे लिए, और वॉल्यूम इंटीग्रल लास्ट में हमने dv रखा है, और यहाँ पर आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक, और यही तो है आपकी थ्योरम, यही आपकी क्या थी, थ्योरम, हैंस प्रूफ। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका कि क्या होता है। अगर हम बात करें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, तो अब इसको देखकर पढ़ेंगे। द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड एफ over any surface, closed surface S, is equal to the volume integral of a divergence of the vector field over the volume enclosed by the surface S. प्रूफ करने के लिए हमने एक सरफेस कंसीडर किया, सरफेस S है, V इसका वॉल्यूम, F वेक्टर फील्ड, क्यों, क्योंकि इससे फाई वेक्टर बाहर निकल रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फाई, और फाई के कारण क्या जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, फील्ड। तो फाई बराबर फील्ड होगा, लेकिन फील्ड किससे इनक्लोज्ड है, सरफेस एस से। तो फाई इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल एफ इंटू डी एस। अब हमने इस फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, S1 और S2। वॉल्यूम डिवाइड हुआ था V1 एंड V2। फ्लक्स भी डिवाइड होगा φ1 एंड φ2। φ1 के लिए सेम हमने एक इक्वेशन वैसे ही लिखा, सेम मैनर में हमने φ2 के लिए भी एक इक्वेशन लिख लिया। टोटल फ्लक्स बराबर φ1 प्लस φ2 होगा, हमने इक्वेशन इसके लिए यहाँ पर लिख लिया। अब हमने सेम क्या काम किया, इसे कई पार्ट में डिवाइड किया, एन पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो एन पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो फ्लक्स भी एन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर एन पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो पासिंग फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस डैश 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 φi। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फाई के लिए हमने φ1 की वैल्यू डाली, फिर φ2 की वैल्यू रखी, φ3 की वैल्यू रखी, और लास्ट में हमने इसमें φi की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब ये चूंकि प्लस में है, प्लस में है मतलब इक्वल पार्ट में भी डिवाइड किया था और प्लस में शो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम समेशन यूज़ कर सकते हैं। और समेशन की वैल्यू पहले पार्ट से लेकर कहोगी होगी अपनी nth पार्ट तक होगी, तो हमने समेशन लगा दिया। इस इक्वेशन में हमने vi से मल्टीप्लाई और vi से डिवाइड किया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय vi। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसा किया। तो अब हमारे पास क्या रहा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय vi कर लिया है। तो यहाँ पर अब इस्तेमाल करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस। डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू लिमिट सरफेस इंटीग्रल एफ डी एस अपॉन वी होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर ऐसा है तो हमने यहाँ पर वही चीज़ की है। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को vi को और इस इक्वेशन को अलग अलग सेपरेट किया, इस तरह से वैल्यू आई। ये पूरी वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ के बराबर। vi है, समेशन में है, लेकिन हमें मालूम है कि रीज़न जो है वो रैंडम रीज़न है, इर्रेगुलर रीज़न है। इर्रेगुलर रीज़न को अगर सम अप करना होता है तो हम इंटीग्रल यूज़ करते हैं, समेशन नहीं करते हैं। तो ऑल दो यहाँ समेशन था बिकॉज इक्वल पार्ट ऑफ डिवाइडिंग थी, लेकिन यहाँ पर रीज़न चूँकि रैंडम है, अनइक्वल है, तो इसे हम क्या करते हैं, इर्रेगुलर रीज़न को हमने इस समेशन को इंटीग्रल में चेंज किया और ये वैल्यू उठा करके हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख दी। जैसे ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं तो डाइवर्जेंस एफ तो वैसे ही अवेलेबल है, इंटीग्रल इसके दोनों साइड में आ गया एंड हैंस प्रूफ। इसका जो लिटरेचर है आपको हमने प्रोवाइड कर चुके हैं, आप थोड़ा सा एक बार देखिए, आपको मिलेगा।